मनोज, तेज और राजू तीनों अब निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या करें। तभी तेज बोल उठा, तुम दोनों बड़े ही डरपोक हो। आखिर हम किले से भाग क्यों गए? तुम भी तो सिर पर पैर रखकर भाग क्यों? अगर इतना ही बहादुर थे तो वहां डटे क्यों नहीं रहे? मनोज अपनी उखड़ी हुई सांसें ठीक करता हुआ बोला, जब तुम दोनों ही भाग खड़े हुए तब मैं वहां अकेला क्यों डटा रहता? तेज ने अपनी दलील पेश किया, तुम दोनों आपस में बहस मत करो, अब बोलो क्या करना है? राजू को दोनों का बहस करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं पत्थर के गिरने में भूत का कोई रोल नहीं है। तुम ऐसा दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तेज की बात पर मनोज ने कहा, क्योंकि हम इससे पहले भी तो गए थे, उस समय तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। देखो, अरुण की बाइक अब भी यहीं पड़ी हुई है, मतलब दोनों अभी भी इधर ही कहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं यह उन दोनों की ही चाल हो। हमारे आने पर वे दोनों किले की छत पर गए हों और हमें देखकर हमें डराकर भगाने के लिए उन दोनों ने ही छत से पत्थर का चट्टान गिराया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, राजू ने कहा। फिर ठीक है, चलो एक बार फिर चलकर सब जगह देखते हैं। अब की बार डरेंगे नहीं और डरकर कहीं रुकेंगे भी नहीं। ऐसा तय करने के बाद वे तीनों एक बार फिर बावड़ी के दाईं ओर वाले रास्ते से ही किले की ओर जाने लगे। किले के पास पहुंचकर वे तीनों हर खतरे से सतर्क होकर धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश करने लगे। फिर एक बार एक एक करके हर जगह छान मारा, लेकिन उन्हें किले के अंदर कहीं पर भी वे दोनों नहीं मिले। एक बार फिर से तीनों बावड़ी की पीछे की कुएं के पीछे खड़े थे। फिर वे तीनों मायूस होकर वहीं से बावड़ी की बाहरी दीवार की चबूतरे पर चढ़ते हुए बाहर सीढ़ियों तक आ गए। पर यह क्या, वहां पर अब अरुण की बाइक नहीं थी। ओह, वे दोनों हमें चकमा देकर यहां से भाग गए। देखो, अब यहां पर केवल 2 ही बाइकें हैं, तेज ने आश्चर्य से कहा। हाँ यार, वे दोनों तो सचमुच ही भाग गए, पर अभी भी वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जल्दी से चलो और दोनों का पीछा करो। तेज पल में ही अपनी बाइक स्टार्ट करके तैयार हो गया। फिर बिना देर किए दोनों उसके पीछे सीट पर बैठ गए। एक बार फिर तेज दोनों को अपने पीछे बैठाकर अपनी बाइक को हवा की गति से भगा रहा था। अरे यार, इतना भी तेज मत चलो, दुर्घटना हो जाएगी, मनोज ने चिंतित होते हुए कहा। तुम बस बैठे रहो, क्या मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी संतुलन में ही चल रहा हूं। तेज की बात सुनकर मनोज चुप रहा। तेजी से चलते हुए वे तीनों शहर तक आ गए, लेकिन फिर भी रास्ते में दोनों का कहीं अता पता नहीं था। आज अरुण का बच्चा बच के निकल गया, पर उसका ध्यान रखना, अगली बार अगर कहीं ऐसी बात हो तो फिर जरूर बताना, तेज ने राजू से कहा। राजू वहीं उनकी बाइक से उतर गया। फिर मनोज और तेज अपने घर की ओर आगे बढ़ गए। घर आने पर राजू ने अपनी बहन इमली को बैठकर पढ़ते हुए देखा। उसकी मां वहां नहीं थी, शायद वह छत पर अपने किसी काम के लिए गई हुई थी। वह अकेली ही अपनी कक्ष में बैठकर पढ़ रही थी। इमली को देखते ही वह पूछ बैठा, तुम यहां आ करके अभी पढ़ाकू बन गई हो? कहां गई थी? मैं कहां जाऊंगी, मैं तो बस कुछ देर के लिए गुप्ता जनरल स्टोर पर अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी लाने गई थी। आप ही कई घंटों से घर से गायब थे। तुम सबको खूब बेवकूफ बना रही हो। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे चक्कर में ही रहता हूं। आज फिर तुम अरुण के साथ बावड़ी गई थी ना? नहीं तो कौन अरुण? मैं किसी अरुण को नहीं जानती हूं। अच्छा, तो तुम अब आंख से देखने के बाद भी झूठा बना रही है। तेज ने खुद अपनी आंखों से तुम्हें और अरुण को साथ साथ बाइक पर बावड़ी की ओर जाते हुए देखा था। मेरा दोस्त है, कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। अगर तुम दोनों वहां मिल जाते ना, तो मैं आज तुम दोनों को मजा चखा देता। आप बिना जाने समझे ऐसे ही किसी की बातों पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर मैं वहां होती तो मिलती कि नहीं, आप बताइए। पर अरुण की गाड़ी तो मैंने वहां अपनी आंखों से खड़ी हुई देखा था। ये देखो, ये बालों की क्लिप क्या तुम्हारी है? राजू अपनी जेब से एक क्लिप निकालकर दिखाता हुआ बोला। क्या आप खूब बात करते हो भैया? क्या यह कोई सोने की क्लिप है जिसे आपने सुनार से केवल मेरे लिए ही बनवाया था? आपको समझ होनी चाहिए, ऐसी क्लिप फैक्ट्री में लाखों बनती है। फिर ऐसी क्लिप तो मैं कभी अपनी बालों में लगाती भी नहीं हूं। इमली की बातों पर राजू चुप हो गया। फिर वह कुछ पल बाद कुछ सोचकर बोला, पर अगली बार तुम हमारी नजरों से नहीं बचोगी। ध्यान रखना, अगर कभी भी दोनों साथ दिख गए ना,
तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैं जानता हूं तुम बस मुझसे मुंह लड़ा रही हो। मैं माँ को भी आज की यह बात बताऊंगा। मैं तुम्हें कई बार समझाकर थक गया हूं। मैं तो सोच रहा था शायद तुम समझ जाओ। मैं माँ की नजरों में भी तुम्हें गिराना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार तुमने मेरे सब्र की इंतहा ले ली है। आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जब मैं कभी किसी से मिलती नहीं हो तो मुझे डर कैसा। माँ कभी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। राजू मन ही मन सोचता रहा, फिर इमली के कमरे से बाहर निकल गया। 10 दिन बाद अपनी स्कूल की छुट्टी के बाद अरुण और इमली एक बार फिर साथ साथ थे। शुक्र है उस दिन हम बाल बाल दोनों बच गए, अन्यथा वे तीनों तुम्हारी बहुत पिटाई करते। अरे मैं तुम्हारे भाई से डरता हूं क्या? जब तुम मुझसे प्यार करती हो फिर इस दुनिया वाले से क्यों डरती हो? हाँ, प्यार तो करती हूं, लेकिन हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं है। हमारे तुम्हारे मिलने से कोई भी हमें देख सकता है, फिर बात बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इतना भी मत डरा करो। कहते हैं नो रिस्क नो गेन। मुझे तो दिन रात अब तुम्हारे ही सपने आते हैं। ऐसा लगता है तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सोया हुआ हूं। बस एक बार मान जाओ, फिर आगे से तुम्हें कुछ न कहूंगा। नहीं अरुण, अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बस अपना प्यार अपने दिल में जगाए रखने के सिवाय और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। अगर तुम चाहते हो हमारा साथ सदा के लिए बना रहे, तो फिर हमें सब्र के साथ अपने लक्ष्य पर लगे रहना होगा। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, इतना योग्य बनो कि जब तुम मेरी माँ और भाई से मेरा हाथ मांगने आओ तब वे तुम्हें इनकार न करें। इससे पहले मुझे पाने के सपने मत देखो। तुम भी क्या बात कर रही हो? यही कह दो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, फिर क्यों अपनी बातों में उलझाए रहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? इमली ने अरुण को आंखें दिखाकर कहा। फिर तो वही बात हुई ना। देखो, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, अन्यथा तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग। फिर कभी यह नहीं कहना बेवफाई मैंने किया है। और हाँ, आज के बाद कभी भी मुझे घूर कर मत देखना और मैसेज भी मत करना। ऐसा कहकर अरुण तुनक कर इमली से पीछे मुड़कर दूर जाने लगा। तभी इमली झट से पीछे मुड़कर अरुण का हाथ पकड़कर बोली, ठीक है, पर पहली और आखिरी बार, बस एक बार, तुम फिर कभी मुझसे जिद मत करना। क्यों? आखिरी बार क्यों? प्रेम मुझसे करके क्या तुम शादी किसी दूसरे से करोगी? वह तो तुम ही बताओगे ना। आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? आखिरी बार तो मैं अभी के लिए बात कह रही हूं, क्योंकि शादी के पूर्व दूसरी बार मुझसे ऐसी बातों की कभी आशा भी मत रखना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं। दोबारा कभी भी ऐसी आग्रह नहीं करूंगा। कल एक बार फिर बावड़ी चलते हैं। अरुण ने आशा भरी नजरों से देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे वहां डर लगता है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम कहीं और घूमने चलने का प्रोग्राम बना लो, लेकिन और कहीं भी वहां के जैसा एकांत नहीं होगा। हम वहीं कुएं के पीछे वाले पत्थर पर बैठेंगे, लेकिन तुम मुझसे गले मिल लेने और चूमने के अलावा और किसी बात की आशा मुझसे मत रखना। ठीक है, मुझे भी तुम्हें अपनी बाहों में लेने के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। हमें अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। शादी के पहले मैं कभी भी तुम्हारी ढके हुए अंगों को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, बस तुम्हें अपने सीने से सटाकर तेरे दिल की उस धड़कन का एहसास जरूर लेना चाहूंगा जो मेरे लिए धड़कता है। अरे बस सीने से सटाकर मेरे दिल की धड़कन ही सुनना क्यों? तुम चाहो तो जहां तक तुम्हारी हाथों की पहुंच जाए तुम अपने हाथों से उसे छूकर देख सकते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं, तुम मुझे इतनी खुली छूट भी मत देना, वरना मेरे हाथ कहीं के कहीं भी चले जाएंगे। कोई बात नहीं, बस एक बार शादी से पहले तुम्हारे हाथों को खुली छूट दे ही देती है। क्या याद रखोगे, प्रेम करने वाली कोई ऐसी लड़की मिली थी? पर याद रखना, दोबारा कभी नहीं। हाँ बाबा, मैंने तो कह दिया ना, दोबारा कभी नहीं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।